हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स सेंटर 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इन एक दो प्रश्नों को समझकर भी आप अपने जो आने वाले उसके जैसे प्रश्न भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो आप पूरी वीडियो में बने रहना। तो चलिए करते हैं शुरू। आपका चैनल का नाम है मैथ्स सेंटर 10। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि आपका एक इक्वेशन दी हुई है 12 + 3x + 5x² में x² का गुणांक बताओ। अब मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा इसको और आप इसके जैसे जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आप सोल्व कर पाओगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से पूछ लिया जाए तो उसको आप बहुत आसानी से बताओगे, 1 मिनट में आप बता सकते हो। और इस तरह के क्वेश्चन 1-2 नंबर के अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्या है? x² की उच्चतम घात कितनी है, यानी मैक्सिमम अधिकतम घात कितनी है इसकी? 2 है। तो ये कैसा समीकरण हो गया? ये एक द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण। और यहाँ 3 रहती तो यहाँ आ जाता त्रिघात समीकरण। 3 घात का त्रिघात, 4 घात का चतुर्घात, उसके बाद आते तो वो बहुपद कहलाते हैं। तो द्विघात समीकरण है। हम जानते हैं कि 2 घात यदि x का घात 2 हो तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ये मैं पिछले कई वीडियो में भी बता चुका हूँ कि व्यापक रूप कहते किसे हैं। व्यापक रूप कहते हैं जैसे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। अब आप इससे तुलना करो तो देख लीजिए कि x² यहाँ x², bx यहाँ 3x, c और यहाँ c की जगह 12 आ रहा है। तो इस तरह का एक रूप होता है द्विघात समीकरण का। अब ये इस तरह से लिख सकते हो आप 5x² + 3x + 12 = 0। इस तरह से आप लिख सकते हो। अब आप बता सकते हो कि a का मान यहाँ पर क्या है तुलना करने पर, यानी ये तो होता है व्यापक रूप। समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब इसकी और इसकी तुलना करते हैं हम, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना से a व b की तुलना करते हैं तो हमें यहाँ देखो x² के साथ a है, यहाँ x² के साथ क्या है? 5 है, यानी a का मान तो आया 5। और 5 है क्या? ये x² का ही तो गुणांक है, यानी ये x² के गुणा में a था, यहाँ x² के गुणा में 5 है, तो a का मान 5 है तो ये x² का गुणांक हो गया। इसी तरह से आपको पूछ लिया जाए कि आप x का गुणांक बताओ, तो b का मान क्या है? यहाँ देखो b का मान क्या है? +3 है। यहाँ अगर माइनस होता तो हम कहते कि b का मान -3 है। यहाँ अगर माइनस होता तो हम माइनस कहते, या यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता तो माइनस कहते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कहते, यहाँ प्लस है तो प्लस कह रहे हैं। तो b का मान कितना आया? 3। तो ये किसका आ गया? x का गुणांक। इसको हम क्या कहेंगे? x का गुणांक। तो अब आपको क्वेश्चन पूछा था कि x² का गुणांक बताओ, तो हमने बता दिया कि x का गुणांक क्या है? 5 है। x² का गुणांक कितना आ गया? 5। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको आप वीडियो रोक के और बताना कि क्या होगा। एक क्वेश्चन है, इसका एक दूसरा लेते हैं पॉइंट। 2x² + 5x + 3 = 0 में x व x² के गुणांक बताओ। आप थोड़ा सा वीडियो को रोक के और इसके बताना आप
आप करके, तो आपने वीडियो रोक के इसको किया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपने क्या निकाला है। सबसे पहले अपने को लिखना है कि हम जानते हैं व्यापक रूप दो घात की समीकरण है, द्विघात समीकरण। अगर आप यहाँ त्रिघात रहती तो भी हम बता सकते हैं, वो आप आगे देखना थोड़ा सा, उसके बाद आप बताओगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब आप बताओ x² के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? x² के साथ जिसका गुणा हो, x² के साथ जिसका गुणा हो वही क्या होगा? x² का गुणांक होगा। तो यहाँ a का मान कितना आया? 2, जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक है, तो कितना है x² का गुणांक? 2। और x का गुणांक कितना आया? अब आप बताओ कि x का गुणांक, x के साथ गुणा किसका किया हुआ है? 5 के साथ, 5 का, तो 5 x का गुणांक आया। तो ये हो गया आपका। अगर मैं आपको दूँ 3 घात की समीकरण, जैसे मैं आपको तीसरा पॉइंट इसे दे रहा हूँ भाई, 3x3 प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। इसमें आप x² का गुणांक बताओ, x² का गुणांक बताओ। तो आप बता सकते हो कि x² के साथ जिस पद का गुणा, जिस अंक का गुणा किया गया है वही क्या है? x² का गुणांक है। फिर आपको कहेगा x³ का गुणांक बताओ, तो x³ के साथ जिसका गुणा किया हुआ है वही x³ का क्या, x³ में, या इसको कैसे भी बोल सकते हो आप, x³ का गुणांक या x³ का गुणांक, तो वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ x² यानी x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 5, x³ का गुणांक क्या हो जाएगा? 3, x का गुणांक क्या हो जाएगा? x का गुणांक हो जाएगा 3। ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, घनाभ के विकिरण की लंबाई बताओ। घनाभ के विकिरण की लंबाई का सूत्र, फॉर्मूला बताना है आपको। घनाभ की लंबाई का क्या, विकिरण की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका आंसर क्या होगा, मैं पूरा बताऊंगा घनाभ के डिटेल में। पहले आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, और सभी का स्क्वायर कर देना है, जोड़ देना है और √ लगा देना है। ठीक है, ये तो आ गया इसके लंबाई का सूत्र। अब घनाभ होता कैसा है? घनाभ देखिए, घनाभ इस तरह से आप बना लीजिएगा, 4 लाइनें इस तरह से। मेरे से थोड़ा टेढ़ा ही बन रहा है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये हो गया आपका घनाभ। यानी कुल मिला के जो सभी चारों हैं वो आयत होते हैं, छः आयत होते हैं इसमें, 6 आयताकार फलकों वाला, 6 आयताकार फलकों वाला ये घनाभ होता है। फिर प्रश्न आ जा सकता है कि ये तो घनाभ के विकिरण की लंबाई का सूत्र पूछा है। हमारा प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि इसके आयतन का सूत्र बताओ। तो इसके आयतन का भी सूत्र हमें पता होना चाहिए। आयतन का क्या सूत्र होता है? आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखनी चाहिए आपको, बहुत काम की बातें हैं ये। आगे आप 10th क्लास में भी जब करोगे, अगर आप 10th क्लास वाले भी देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आपके प्रश्नावली है वो बहुत अच्छे नंबर की है और अच्छे नंबर दे के भी जाती है, तो ये बहुत आसान है। ये आयतन पूछ लिया। अब हमें पूछ सकता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो अंदर का, इसमें कितना सामान आ सकता है, इसको आयतन बोलते हैं। आयतन किसको बोलते हैं कि इसमें कितना पानी, कितना सामान
उस घनाभ के आकार के डिब्बा है, उसमें को कितना हम पानी डाल सकते हैं, कितना हम कोई सामान डाल सकते हैं, उसके लिए आयतन होता है ये। फिर आता है उसका कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय मतलब समझ गए क्या, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसका क्षेत्रफल क्या है, 2 गुणा लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई। इसका मैं थोड़ा ट्रिकी बताऊंगा आपको, ऊंचाई गुणा लंबाई। देखो हम तो किस तरह से याद करते हैं इसको, ये थोड़ा सा लंबा सूत्र हो जाता है तो थोड़ा याद करने में भी कठिन होता है, लेकिन इसको हम तो इस तरह से याद करते हैं कि 2 गुणा लखो चौधरी चौड़ो ऊँट ऊँट लंबो, लखो चौधरी चौड़ो ऊँट ऊँट लंबो। यानी इसको हम थोड़ा सा अगर आनंद से पढ़े ना तो वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है। यानी यही कारण है कि जब हमारा दिमाग जब आनंद में होता है, जब हम खुश होकर पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ हमें याद रह जाती है। इस तरह से हम हंसी हंसी में इस चीज़ को याद करते हैं कि लखो चौधरी चौड़ो ऊँट ऊँट लंबो। तो वो सूत्र आज तक हमारे दिमाग में रहता है कि सर ने हमें ये बताया था कि हंसते हंसते लखो चौधरी चौड़ो ऊँट ऊँट लंबो, और बीच में सारे में प्लस लगाना है और 2 से गुणा करना है, तो ये जनाब का आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह से वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, हाइट ही बोल सकते हो, ऊंचाई। ठीक है, तो ये इतना चीज़ थी घनाभ के बारे में। सबसे पहले तो घनाभ का हमें विकिरण की लंबाई का सूत्र देख लिया हमने, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। फिर हमने देखा कि घनाभ होता कैसा है, तो घनाभ में मतलब 6 ऐसे आयताकार आयत होते हैं, 6 जो इस तरह से सेट होते हैं कि एक डब्बा सा बन जाए, इसको घनाभ कहते हैं। अपनी सिंपल भाषा में याद करें तो इस तरह से आपको दिखाया घनाभ है। फिर हमने कहा कि हमें तो क्वेश्चन पूछा सिर्फ लंबाई का, हमें तो ये भी पूछ सकता है कि आयतन का, और हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई हो तो हमें आयतन पूछ भी सकते हैं, तो इस सूत्र की मदद से हम आयतन निकाल सकते हैं। अब वो बात रही, आगे चलते हैं तो इतना कर ही लिया, तो फिर हम ये सोचते हैं कि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी याद कर लें। तो इसको याद करने के लिए 2 के साथ गुणा करके फिर ये लखो चौधरी प्लस चौड़ो ऊँट प्लस ऊँट लंबो, इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं ट्रिक के साथ। फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, या इस तरह से कर लो 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन हम कम पढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। क्वेश्चन आ रहा है कि पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में बदलें, पाई/4 रेडियन को डिग्री में बदलिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मैंने क्यों लिए, मतलब हम इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं इस तरह के क्वेश्चन को, जबकि ये क्वेश्चन है ना वो कम लोग पढ़ते हैं। तो कोई सा ही बच्चा है जो इसको सही करके आता है, तो टीचर जो एग्जामिनर होता है वो अच्छे से देखता है कि हाँ इस क्वेश्चन को किया है तो इसको अच्छे नंबर दिए जाने चाहिए। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो हमें करने चाहिए, तो इसको करते हैं। देखिए कि अगर 2 बातें ध्यान रखनी है इसमें, पहले मैं 2 बातें आपको बता देता हूँ। पहली बात क्या है कि अगर हमारे पास डिग्री का कोई डिग्री दी हुई है, डिग्री को चेंज करना है रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करना है आपको पाई/180 से गुणा करना है, पाई/180 से गुणा, ठीक है।
अगर दूसरा क्या पॉइंट आता है कि रेडियन को डिग्री में, तो क्या करना है आपको 180/पाई से गुणा करना है। सिर्फ ये 2 बातें ध्यान रखनी है आपको, फिर आपको ये 1 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, रेडियन दिया हुआ है, रेडियन को डिग्री में बदलना है। रेडियन को डिग्री में बदलने से क्या करना, π/4 गुणा 180/पाई, पाई से पाई कट गया और 180 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री, यानी π/4 रेडियन का मान आया 45 डिग्री। अब हमें ये कहता कि आप पहला तो हमने देख लिया ये तो कि इसको तो देख लिया, दूसरे वाले को रेडियन को डिग्री में चेंज करके। अब हमें पहला ये वाला देखना है। हमें दिया हुआ है कि 180 डिग्री को रेडियन में बदलो, और 180 का तो 1 हो जाएगा। चलो हम करते हैं 90 डिग्री को करते हैं, 90 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। 90 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 90 गुणा π/180, ये कितना हो जाएगा π/2 रेडियन। तो आज से ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में कोई झंझट पैदा नहीं करे, इसलिए इन 2 बातों को आप याद रखना है। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा आपके मेंसुरेशन क्षेत्र मिति से आ जाता है, तो इसको करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी ऊंचाई 15 मीटर और आधार 10 मीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि हाइट 15 सेमी और आधार 10 सेमी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका क्या हो जाएगा 15 गुणा 10 बराबर कितना हो गया 150 वर्ग मीटर। हाँ, स्पेशल आप ध्यान रखना, अगर क्षेत्रफल का आपको क्वेश्चन आता है और अगर आप आंसर लगाते हो तो पीछे वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर दिया हो यहाँ पर, तो वर्ग सेंटीमीटर ज़रूर लगाना। अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो आपको वर्ग इकाई ज़रूर लगाना है। ये आपको खासकर याद रख के लगाना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एग्जामिनर खुश होता है। ये पीछे लगा हुआ तो ये क्षेत्रफल की इकाई है, क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई। तो वो आप वर्ग सेंटीमीटर है तो दिया तो वर्ग सेंटीमीटर लगाइएगा, वर्ग मीटर में अगर ऊंचाई आधार जो भी मीटर में दिया तो वर्ग मीटर लगाइएगा। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन। अगर चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक आपके ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 क्वेश्चन और हैं। सबसे एक क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4। साइन ए, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोस ए का मान
मैं गारंटी लेता हूँ, आप बस बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको याद करवाऊँगा, ये जिम्मेदारी मेरी है, बस आप तो बने रहो। हमें दिया हुआ साइन ए का मान 3/5। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज बना लेना। ये लो, इस तरफ हमने समकोण त्रिभुज बना दिया, आपने कहा और हमने समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण त्रिभुज बना दिया, ये ए बी और ये सी, 3 पॉइंट लिख दिए हमने, आपने कहा और हमने लिख दिया, ठीक लिख दिया। साइन ए का मान दिया हुआ हमारे पास 3/5। हमें क्या करना है, कोस ए का मान निकालना है। तो देखिए, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, आपको याद क्या रखना है, लाल लाल अल, ये अल हो गया, लाल हो गया, और नीचे लिखना है कक्का, बस इतना याद रखना है। फिर तो आगे आगे मैं याद करवाऊँगा आपको। लाल कक्का ये आपको याद रखना है, लाल कक्का तो आपको याद रह जाएगा। फिर ऊपर लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये तो जब हम पढ़ते हैं तभी हमारी याद हो जाता है, आगे ही रहता है। ये तो सिर्फ आपको लाल का याद रखना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये तो याद हो जाएगा। फिर अब हमें क्या ध्यान रखना है, साइन थीटा, यहाँ क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। हमने ए कहाँ रखा है, ए यहाँ रखा है, तो यानी कोण यहाँ बनेगा, यहाँ है कोण। अगर यहाँ पर साइन ए दिया था, अगर हम त्रिभुज ऐसे बना लेते, आपने कहा चलो बात भाई, हमने ए यहाँ रख लेते, बी यहाँ रख लेते, सी यहाँ रख लेते, तो क्या होता, नहीं ए यहाँ तो नहीं रख सकते, ए यहाँ रख लेते, बी यहाँ रख लेते, सी यहाँ रख लेते, तो क्या होता, तो भाई कोण यहाँ बनता, और क्या होता। हमें ए का मान 90 डिग्री तो नहीं दिया हुआ है, चाहिए तो वो ए यहाँ रहेगा, चाहिए ए यहाँ रहेगा, तो वो बात एक ही है। फिर क्या रखना है, चलिए ए यहाँ रखे, आपको बता देता हूँ पहले, ए बी और ये है सी, ए यहाँ है, तो कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, थीटा बनेगा, या थीटा यानी कोण बनेगा। फिर थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये आधार हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, ये तो याद हो गया, इस तरफ कर लिया। फिर साइन ए का मान हमारे पास 3/5 दिया हुआ है। लंब, साइन का मान क्या होता है, अब यहाँ देखो, साइन थीटा जब दिया होता है तो इसका मतलब आपको लंब बटा कर्ण दिया हुआ होता है, यानी लंब 3 तो है इसका लंब और 5 है इसका कर्ण, और कर्ण आधार हमारे पास है नहीं, 3 है हमारे पास दिया हुआ लंब और 5 है हमारे पास कर्ण दिया। वो कैसे कि भाई आपने 3 और 5 कर्ण और लंब कैसे लिख ली, तो यहाँ देखो साइन थीटा की जगह क्या लिखा है मैंने, अल बटा के, यानी अल होगा ये और के होगा ये, और थीटा के सामने यहाँ अगर कोण है तो इसके सामने वाली भुजा यहाँ पर ये हो जाएगी आपके लंब, और अगर थीटा यहाँ ए यहाँ रहता, थीटा यहाँ होता, फिर कोण जो मान ये दिया और अगर यहाँ रखते तो ये हो जाता लंब, और ये कर्ण होता, ये आधार होता। फिर अब आधार ये होगा, जिस पर थीटा टिका हुआ होता है, जिस पर कोण टिका हुआ होता है वो आधार होता है, और जिसके सामने सिर तान के खड़ा हुआ होता है वो लंब होता है। लंबे के सामने वो सिर तान के, छाती सीना तान, फिर क्या हुआ, यहाँ पर आपने लंब बटा कर्ण लिख लिया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको लंब पता है, कर्ण पता है, अब आपको आधार पता करना है। समकोण त्रिभुज अपन एक बात याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर
बराबर कर्ण का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर इक्वल 0। तो आधार का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर आधार की जगह हम a का स्क्वायर लिख लेते हैं, आधार a स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना दिया हमारे पास 3 दिया हुआ, 3 का स्क्वायर 9 बराबर कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, आधार स्क्वायर बराबर 25, ये 9 उस तरफ जाएगा 25 9, a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 16। तो a का मान क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर 4। ये थोड़ी सी प्रमेय है जो थोड़ी सी मैंने मतलब आपके थोड़ा सा सिलेबस से बाहर तो नहीं है, लेकिन अभी आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आई है तो आपको बस थोड़ा सा समझ लेना है इसको, थोड़ा सा मेरे वीडियो मैंने इसे पर पिछले वीडियो में भी समझाया मैंने, तो वहाँ जाकर भी आप समझ सकते हो। यहाँ मैं समझा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा फिर तो आपको सिंपल मैं बता देता हूँ कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय किस तरह से लगती है कि अगर आपको आधार दिया हो, लंब दिया हो, 2 भुजा दी और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर। तो अब हमारे पास आधार आ गया आपका 4, यानी अब हमारे पास सारी भुजाएं है, लंब है, कर्ण है, आधार है, तो हम cos a का मान भी निकाल सकते हैं। cos a के लिए क्या चाहिए, आधार चाहिए और कर्ण चाहिए। आधार हमारे पास है 4 और कर्ण हमारे पास है 5, 4/5। साइन कॉस tan का मान निकाल सकते हैं, लंब बट्टा आधार चाहिए, लंब है हमारे पास 3, आधार है हमारे पास 4। तो इस तरह से हम सारी चीज़ यहाँ फिर cos का मान, अगर आपको cos थीटा का मान निकालना हो, cos a का मान निकालना हो, cos a का मान निकालने के लिए आपको कर्ण चाहिए, कर्ण है हमारे पास 5, यानी उल्टा हो जाए, कर्ण बट्टा लंब चाहिए। फिर हम अपने को क्या चाहिए, कर्ण बट्टा लंब चाहिए, कर्ण है 5 और लंब है 3, ये हो जाएगा 5/3। दोस्तों आज का ये था वीडियो, आज का 9th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो घंटे वाला बटन है वो ज़रूर दबा देना। घंटे वाला किस तरह से बना होता है, इस तरह से बना हुआ होता है, इस तरह से नहीं होता है क्या, वो इस तरह से, इसको इस तरह से कर देना प्रेस, ताकि आपको जब भी सूचना मैं वीडियो नया अपलोड करूँ आपको सूचना मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।